अमेरिका इतना बड़ा ताकतवर, इजराइल इतना बड़ा ताकतवर, ईरान के पास नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म, लेकिन सोच और जज्बा और ईमान उन लोगों का देखिए अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। ना यूरेनियम के साथ डील हुई, ना वहाँ पे तख्ता पलट की बात हुई, लेकिन अगर हारा है तो हिम्मत। हम नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, वज़ू करते ही नहीं हैं, गुस्ल करते ही नहीं हैं, शराब में हम लतपत हैं, ज़िना में हमारा आम तरीका चल रहा है, अय्याशी सरेआम हो रही है। धर्म के नाम पे उसने क्या बोल दिया, हमें जोश आ जाता है। फिलहाल वो कीजिए ना जिस काम के लिए हमको भेजा है। अरे इंसानियत के लिए खड़े होने की ताकत नहीं है, जालिम के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं है, और आप कहते हैं हम ईमान वाले। लेकिन उमर अब्दुल्ला को एहसास करना पड़ेगा, अगर उससे काम नहीं होता है तो उसे सरकार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप काम नहीं करोगे तो लोगों की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पा रहे हो, तो आप उस कुर्सी पे बैठकर साबित क्या करना। बात बताऊं, विजय थलापति बनता है, सुन लीजिए, वो बनता है, वो कोई सियासतदान नहीं, लेकिन वो कर लेता है वो काम। जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, फिर एजुकेशन के रिलेटेड उसने बहुत बड़े गोल्ड ड्रिंक, कुछ भी, वो पॉलिसी कौन बनाता है? अरे पॉलिसी लीडर बने। कहा मैं वो शख्स हूँ कि जो आवाम की बेहतरी के लिए किसी के पाँव भी पकड़ सकता है और किसी का गरेबां भी पकड़ सकता है। जब वक्त आएगा, जरूरत होगी तो मैं ये काम करूंगा। किसी और प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी और चैनल के साथ महराज मलिक ने ऐसी बात की हो, पूरा देखिएगा ये इंटरव्यू। पॉलिसी नहीं, ये लोग काम ही नहीं करना। वजह क्या हो सकती है? नाअहली हो सकती है, नाअहली एनसी की। देखिए मैं आपको एक ही बात, जेल के अंदर आप थे, हालांकि अवाम भी जानना चाहती है और द टाइपराइटर टीम भी जानना चाहती है कि जेल के अंदर क्या महसूस हुआ आपको? कितने ऐसे एमएलएज और कितने ऐसे लोग थे जो आप पर खुश थे कि भाईजान ये अंदर ही चला गया? अंदर की बात सियासत नहीं करेगा। बीजेपी कहती है कि ये सरकार गिरने वाली है। देखिए बीजेपी खुद गिरने वाली है, उनका क्या भरोसा। उन्हें लगता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने जिस मुकाम पर राम मंदिर बना, वहाँ के हिंदू ने इनको जवाब दिया, और जिस हिंदू धर्म के नाम पर, यार ये हिंदुओं का भला नहीं कर पा रहे। 12 साल से कह रहे हैं हिंदू 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 हिंदू, उन हिंदुओं का भला करें ना। जम्मू के अंदर हिंदू इस वक्त परेशान है, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे इलाके के अंदर ने सीखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक छोटी सी है, छोटी सी ज़िंदगी है। उन्होंने दुनिया पर कोई राज नहीं किया, उन्होंने अपने परिवार के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी वो मुझे सिखाया है। उन्होंने हमसायों के साथ क्या सलूक किया वो मैंने सीखा है। उनका दूसरों के साथ, गैरों के साथ क्या था तरीका, वो मैंने सीखा है। उन्होंने कुछ बातें जो आज़ाद साहब को शायद ये पहुंच भी जाए, मैंने उनसे एक चीज़ सीखी, क्योंकि वो आज की उम्र में वो पुरानी बातें याद कर रहे थे कि मैंने अपने दौर में ऐसा किया, मैंने अपने वो। ईरान के साथ इस वक्त कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? अरे ईरान के साथ रब खड़ा था, क्योंकि वो मजलूम थे, निहत्ते थे। वहाँ गाज़ा के अंदर धांधली हुई दुनिया का सबसे ज़्यादा बारूद बरसाया गया, लेकिन वो नस्ल ख़त्म नहीं हुई। ताकत के दम पर आप दुनिया नहीं जीत सकते, और इस्लाम जो है ताकत से नहीं फैला है, ये किरदार से फैला है। मुसलमानों ने अपना किरदार खो दिया है, उस किरदार को वापस लाइए, ईमानदारी होनी। महराज मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि जेल के बाद पहली दफ़ा जो है महराज मलिक से बात होगी मेरी द टाइपराइटर के माध्यम से। बहुत ज़्यादा शुक्रिया महराज साहब वक्त देने के लिए। मुबारक हो आपको, जेल से आए हैं और जैसे ही आप बाहर आए लोगों में खुशी का माहौल देखने को ज़रूर मिला। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि कैसा निज़ाम इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है? देखिए जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट के हिसाब से तो अभी तक काम नहीं हुआ है। लोगों की उम्मीदों पे खड़ा सरकार नहीं उतरी है, और उसका हिस्सा हम भी हैं। हम भी अपनी आवाम के साथ जो वादे किए थे उसमें कुछ हद तक जो अभी बाकी है, हम जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे वजह यही है कि सरकार अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभा रही है। और ये मेरा मानना नहीं है, जिन लोगों ने मैंडेट, जिन लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, उनकी उम्मीदों पे हम खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। जी, आपको लगता है कि जिस हिसाब से उस वक्त सरकार बनी थी और जो दावे थे, आज के मुताबिक सरकार क्या जहन में लेकर चल रही है? देखिए खामोशी है, उनके मुंह पे चुप्पी साधी बैठे हैं। उनको बात करनी चाहिए थी। जो वादे मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें हुई थी, उन बातों को पूरा करने के लिए इस वक्त उनको पास इक़्तिदार था, काम करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जब पहले शुरुआत में ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है। फिर बाद में सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें एलजी रोक रहा है। जब एलजी किसी को नहीं रोक रहा है, एलजी से मेरी मुलाकात हुई, उसने भी कहा जो सरकार के काम है उसमें मेरी मुदाखलत नहीं है। एलजी ने कहा ये सब? हाँ, ये मेरे से बात हुई। मैंने उनसे कहा बहुत सारे ऐसे मसाइल थे, जैसे बिजली को लेकर था, एजुकेशन को लेकर था, हेल्थ को लेकर था, माइनिंग को लेकर था। उन्होंने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, अगर आपको लगता है मेरे हाथ में है तो मुझे बता दीजिए। मैंने भी कहा कि नहीं, रुकावटें अगर आपसे हो रही हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को इसमें ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारा इसके साथ कोई वास्ता है नहीं, और सरकार भी इस बात को मानती है। मुझे नाराज़गी सरकार से सिर्फ यही है कि अगर आपको रुकावटें नहीं हैं एलजी की तरफ से बाकी कामों को करने में, एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के, तो फिर आप कर क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये लोग काम ही नहीं करना चाहते, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है
कि आवाम का काम करें। वरना यूटी के अंदर, दिल्ली के अंदर हमने तो काम किया, वहाँ पे नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री थे और उसके होते हुए हमने दिल्ली के स्कूलों को बदल दिया। यहाँ पर हमारे यहाँ स्कूलों की हालत देखो, यहाँ पर हेल्थ के निज़ाम को देखो। देखिए बेरोजगारी का इन्होंने वादा किया था, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, है ना, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नौकरियाँ गवर्नमेंट की ख़त्म करके आउटसोर्सिंग करके उसमें अपने लोगों को निपटा के या उनको जो है रोजगार दे के, ये कौन सा तरीका है? आप मानते हैं आउटसोर्सिंग हुई है? हुई क्या, होती है, होती रही है, आज भी हुई है, पहले भी हुई थी। करप्शन चल रही है? नहीं, और क्या हो रहा है? जब इलीगल तरीके से लोगों को उठाकर बिठाया जाता है तो उसे आप क्या कहोगे? वो तो करप्शन ही है। देखिए सरकार की मंशा आवाम की बेहतरी के लिए काम करना नहीं है, ये साफ जाहिर है। और अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो सवाल उठाने पड़ेंगे। आवाम इस वक्त तंग है, उनके हाथ में इस वक्त पावर नहीं है कि वो उमर अब्दुल्ला को उस कुर्सी से उठाकर बिठा सकते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला को एहसास करना पड़ेगा, अगर उससे काम नहीं होता है तो उसे सरकार छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आप काम नहीं करोगे तो लोगों की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रहे हो, तो आप उस कुर्सी पर बैठकर साबित क्या करना चाहोगे? जब आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया था, सरकार के साथ आप मिले थे, मैनिफेस्टो के साथ, बिल्कुल मैनिफेस्टो के साथ थे, तब के लहजे में उमर अब्दुल्ला के और अब के लहजे में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? देखिए मैंने तो देखा नहीं उतना, बस ट्वीट है, कुछ ट्वीट्स हैं, उनसे फ़र्क तो मुझे दिखा नहीं। ज़मीनी सतह पर तो होना चाहिए ना। जैसे स्टेटहुड नहीं मिल रहा, परेशान है हम, उसके लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे तो भीख में तो ये कुछ देंगे नहीं, खामोशी में तो ये लोग देंगे नहीं। भाजपा एक ऐसी सरकार देश के अंदर है जो तानाशाही के दम पर पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और यहाँ पर उनका तर्ज भी यही है। अगर यूटी बनाना उनका मकसद है, उसके पीछे वजह यही है। और अगर उमर साहब को इलेक्शन लड़ना था, पहले उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ठीक, वो गलत था उनका फैसला। सही ये हुआ कि वो मैंडेट लेकर आए, अब उस ताकत के दम पर वो लोगों के काम करते ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेटहुड नहीं चाहिए या 370 में जो नौकरियां वो हमें चाहिए। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, मुझे नौकरियों की हिफाजत चाहिए, मुझे यहाँ की ज़मीनों की हिफाजत चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ धरा। अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं कश्मीर के अंदर हूँ, मुझे खाना कश्मीर के अंदर खाना है। अब मैं बोलूँगा मेरे घर के अंदर मेरा चावल है, मेरा दाल है, मेरा घर का खाना है, तो होटल पे नहीं खाऊंगा, मैं जी पाऊंगा? वक्त के हालात के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। जो स्कूल तो इन्होंने 370 से पहले भी नहीं बनाए, बिल्कुल, अब क्या बनाएंगे? वो छतें तब भी नहीं थी, वो छतें आज भी नहीं है। लेकिन आज यूटी के अंदर रहकर ये काम तो कुछ तो करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेटहुड आने के लिए हम लड़ाई कौन लड़ेगा, ये तो इन लोगों को ही लड़नी है ना। जंतर मंतर पे जा रहे हैं, जंतर मंतर पे जाए, यहाँ पे करें। मैंडेट तो सबसे बड़ा किसको है? किसको? इनको है ना। मैंडेट इनको है, 370 के लिए लड़े, स्टेटहुड के लिए लड़े, आवाम की बेहतरी के लिए लड़े तो सही, काम करें तो सही। ये तो काम भी नहीं कर रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं, तो क्या समझेंगे आप और क्या समझूंगा मैं? अगर मेरे इलाके के अंदर इस वक्त परेशानी है, वहाँ पे वीडियोस नहीं है, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, तो उसका ठिपड़ा किसके सर फोड़ूं? मौजूदा सरकार। अरे लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं किससे सवाल करूं? आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरा जवाब सरकार के खिलाफ बोल रहा है, नहीं बोलूं? मेरे स्कूल में टीचर नहीं है, वो सेंसस में लगा हुआ है। हमारे पास इतने डिपार्टमेंट है, क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी कि उन डिपार्टमेंटों को जो है सेंसस पे लगा लेती? आज बच्चों के पढ़ने का टाइम है, कॉलेजेस में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हमारे पास स्टाफ नहीं है, बच्चों की तालीम पे फ़र्क पड़ रहा है, हॉस्टल के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, जिसकी किल्लत की भरपाई कौन करेगा? वहाँ पे हॉस्टल के अंदर भी सिफारिश करनी पड़ती है। लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है महाराज साहब, लोग मुझ पे उतारते हैं। बिल्कुल, हमने देखा भी है। मैं किस पे उतारूं? वही बात लोग कह रहे थे, नहीं आप सरकार, मुझे बताइए मैं सरकार के साथ तब खड़ा होता जब बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम होता। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम नहीं हो रहा है। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होता, यकीनन मेरी कमजोरियां थी। मेरे लोग मुझसे सवाल करते यार आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हो रहा है। मुझे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बताइए जहां पे अमन और शांति और आवाम की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहां आवाम अच्छे से जिंदगी गुजार रही है। जम्मू कश्मीर भी कोई भी, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो एनसी की है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो मैं खुद काम नहीं कर रहे अपने एमएलएज के। बेरोजगारी का आलम है, कहाँ पे इन्होंने रोजगार खत्म किया? बता दीजिए मुझे। जम्मू के अंदर किया, कश्मीर के अंदर किया? अरे अगर इन्होंने इन जगहों पर किया तो मैं सरकार के साथ हाथ मिलाकर फिर से वापस जाऊंगा। मैंने कहा मैं वो शख्स हूं कि जो आवाम की बेहतरी के लिए किसी के पाँव भी पकड़ सकता है और किसी का गरेबां भी पकड़ सकता है। जब वक्त आएगा, ज़रूरत होगी तो मैं ये काम करूंगा। और रही बात, देखिए बहुत सारे सवालात हैं लोगों के मन में, इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। और लोग ये मत कहें, उमर साहब ने कहा काकरोच जनता पार्टी आए, वो आए। अरे आप क्यों नहीं करेंगे? आपके पास 3 साल है, आप क्यों नहीं काम करेंगे? वो पार्टी आएगी, यहाँ तो लोग जमहूरियत है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ मेरे से इनको तकलीफ होती है।
मेरी भी सुने ना, ये माने ना मैं चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, ये माने ना कि मेरे इलाके के अंदर काम जो है नहीं हो पा रहे। टेंडरिंग की बात मैंने की थी, नवंबर में टेंडर के निकाल रहे हैं, पिछले साल भी लेट टेंडर निकाले, बजट तो फिलहाल आया ही नहीं। वहाँ पे बजट के सेशन में बताया इतना करोड़ बजट है, लेकिन जब आने की बात आई नवंबर दिसंबर तक तो दिखा ही नहीं। मार्च में कुछ कामों के टेंडर हुए, मार्च में 10 दिन पहले मेरे इलाके के अंदर टेंडर हुए और फिर 10 दिन के बाद कौन सा काम होना था, लैप्स हो गया पैसा। यहाँ पर जो पैसा लैप्स हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ मनी जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म है। पेंशन होल्डर जो पुराने हैं उन्हीं लोगों से जो है दुकानें चल रही हैं, जो मुलाजिम तबका है उनसे जो है लोगों की ज़रूरियात के काम हो रहे हैं। पैसा वो है हमारे पास, अंदर से बाहर पैसा जा रहा है, बाहर से अंदर नहीं आ रहा है। और जिसके गुनहगार ये लोग हैं, माइनिंग में पैसा है बन जाता, रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था, जंगलात से किया जा सकता था, और भी हमारे टूरिज्म के अंदर है, लेकिन हिसाब है ही नहीं, इसका खाता किसी के पास है ही नहीं। डिप्टी सीएम बड़े पैमाने पे जवाब देते हैं आज। मुझे एक बात बताइए, माइनिंग के अंदर रेत और बजरी बंद है, रॉयल्टी कोई भी खजाने में नहीं भरी जाती है। आप मुझे बताइए वो खजाना किस तरीके से आप भरेंगे। चिनाब वैली के अंदर मेरे पास रेत का इतना भंडार है जो मुसीबत बन रही है मेरे लोगों के लिए, वो हम कई स्टेटों को जो है कई सालों तक सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे इलाके के अंदर रेत का एक टिप्पर उठाने के लिए बड़े लेवल पर फोन करना पड़ता है और लोगों की जरूरियात पे कोई काम नहीं। कब से माइनिंग बंद है, क्यों नहीं इसको लीगलाइज किया जा रहा है? यही बात मैंने एलजी साहब से कही, उन्होंने कहा कि टेंडर कौन निकालेगा, हमारे में से रुकावट है। मैंने डिप्टी सीएम को बोला था, उसको बोलिए ना क्यों नहीं निकालेगा 10 किलो। तो बड़े धड़ाके से बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, भैया हम तो कर रहे हैं अपना काम। नहीं, काम क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ टेंडर निकाले ना, 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर लोकल लेवल पे टेंडर निकाले ना। अब बड़ा माफिया आएगा पूरे स्टेट के अंदर टेंडर लगाएगा, वो दलाली हो जाएगी। लोकल लेवल पर वहाँ रोजगार बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, टिप्पर वालों को, ड्राइवर लोगों को, मजदूर लोगों को काम मिले। खच्चर वाले को उठाने नहीं दे रहे, लोकल ड्राइवर को रेत उठाने नहीं दे रहे। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि सांबा से हमारे यहाँ रेत जाती है, जो रेत हमारे बगल में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर हमारे पास भंडार है, उसका जखीरा है हमारे पास। और ये लोग मुझे बताएंगे वो टेंडर क्यों नहीं निकालेंगे। अरे वो रेत हमने कहाँ के लेके जानी है, उसका जो है दरिया का लेवल और बढ़ रहा है क्योंकि रेत वहाँ पर रुकी हुई है। जब आप चिनाब को देखेंगे या कुछ लोग अगर मुझे देख रहे हैं, जो ही पानी का लेवल कम होता है, रेत का भंडार सामने बीच वहाँ पानी से दिखता है। उस चीज़ को लिफ्ट किया जा सकता था, उसमें टेंडर करोड़ों रुपया रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जंगलात में हमारे पास रेवेन्यू बनाया जा सकता है, लेकिन कोई पूछताछ पॉलिसी नहीं है। ये लोग काम ही नहीं करना। वजह क्या हो सकती है? नाअहली हो सकती है, नाअहली एनसी की। देखिए मैं आपको एक ही बात बताऊं, विजय थलापति बनता है, सुन लीजिए, वो बनता है, वो कोई सियासतदान नहीं, लेकिन वो कर लेता है वो काम। जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, फिर एजुकेशन के रिलेटेड उसने बहुत बड़े गोल्ड रिंग, कुछ भी, वो पॉलिसी कौन बनाता है? अरे पॉलिसी लीडर बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनाती है। ये तो पॉलिसी इन्होंने कौन सा रिफॉर्म लाया? मुझे बताइए ना। आउटसोर्सिंग कर दी, गवर्नमेंट जॉब को हटा के वो दूसरे से इलीगल कर रहे हैं। मतलब जो काम इनको नहीं करना चाहिए, रिजर्वेशन में कटौती कर दी, बैकवर्ड खत्म कर दिया। ये चीजें जब सरकार कर सकती है तो नई पॉलिसी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए क्या लेके आए? ये बताएं ना, 2 साल के अंदर इनने कहा फ्री बस सर्विस देंगे। वो बसें हैं कहाँ? अरे दी आपने, ठीक है, फ्री सर्विस आपने नाम दे दिया, महिलाओं को दे देंगे, लेकिन बसेस पूछो ना कितनी निकाले। वही पुरानी बसें चल रही हैं किसी इलाके में जहाँ इनका एमएलए है, वहाँ चल रही है, एक गाड़ी चल रही है। एक गाड़ी से डिस्ट्रिक्ट थोड़ी ना चलेगा। मेरे इलाके के अंदर 1.5 लाख आवाम है, वहाँ 5 गाड़ियाँ हैं, कैसे काम होगा? कैसे कहाँ? उसमें से भी 3-4 गाड़ियाँ कहीं चली जाती हैं, एक गाड़ी घूमती है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 2 गाड़ियाँ घूमती है, और ये बताएंगे कि हमने ये सिस्टम चलाया। ये चीजें नहीं है। आपके एरिया में कभी इंटरफेयर करते हैं या आते हैं, नजरसानी करते हैं? कैसा निजाम चल रहा है? इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, मेरे इलाके में ये काम ही नहीं कर रहे हैं स्टेट के अंदर। डिप्टी सीएम तो बड़ा घूमता रहता है हर जगह और देखता रहता है। आप फिर बात वही कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, बताइए बड़े लेवल पर पॉलिसी क्या लाएंगे। देखिए यहाँ पर जब सरकार बनती है ना, आप ये मत बताइए कि मैं एमएलए अपोजिशन का हूँ। जब सरकार बनती है, सरकार अपनी स्टेट के लिए, यूटी के लिए, देश के लिए एक पॉलिसी फ्रेम करती है। मुझे बताइए ना, इन्होंने पॉलिसी कौन सी लाई? यार ये बताए ना, कुछ रिफॉर्म इन्होंने अगर लाया है गवर्नमेंट बनने के बाद, कोई चेंजेस लाए हैं इन्होंने, किसी जगह पे कोई ऐसा स्टेप उठाया है जिससे माहौल में तब्दीली आए। मैंने तो इनको सिर्फ इतना कहा था, जो डॉक्टर है, मुझे उसकी प्रैक्टिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 6 घंटे 8 घंटे उस आदमी की ड्यूटी है, मुझे वो 8 घंटे उसका वो वहाँ पे प्रेजेंस चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर जहाँ सिर्फ गरीब जाता है, अमीर गवर्नमेंट हॉस्टल में नहीं जाता है, उसको भी मुझसे सिफारिश करवानी पड़ती है। मैंने एक ही बात कही है कि मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अभी यहाँ प्राइवेट इदारे में आप जाते हैं, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, वहाँ पे शांति से छोटी छोटी चीज़ को चेक किया जाता है। वहाँ पे बड़े आराम के साथ बिना हंगामे के
बोर्डिंग होती है, बिठाया जाता है बड़े तरीके से, बड़े प्यार से, और कितनी भीड़ होती है और डिसिप्लिन के साथ, वैसा क्यों मुमकिन होता है? क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ है वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा है। अगर स्टाफ का एक मेंबर भी एक जगह से हट जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वही बात गवर्नमेंट इदारों के अंदर है, वही बात हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट, जो मुलाजिम तबका है वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी महराज चाहता है। अच्छा महराज साहब, एक सवाल रहेगा, जेल के अंदर आप थे, हालांकि अवाम भी जानना चाहती है और द टाइपराइटर टीम भी जानना चाहती है कि जेल के अंदर क्या महसूस हुआ आपको? कितने ऐसे एमएलएज और कितने ऐसे लोग थे जो आप पर खुश थे कि भाईजान ये अंदर ही चला गया? अंदर की बात है, कौन जानता है कौन खुश था, दिल के हाल को कौन जानता है। कोई मिलने आया आपसे? अरे कौन ही आता, वहाँ पे एक नाम लिखा जाता है, इतने लोग आएंगे वो फैमिली के अंदर, ऐसा नहीं है। कौन खुश हुआ, वो बीते हुआ वक्त है, उसको याद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो आने वाला कल है उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसे हालात मेरे साथ कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर ये इन लोगों की देन है। अगर ये लोग काम करते, हॉस्टल के अंदर माहौल बेहतर होता, एजुकेशन का निज़ाम बेहतर होता, मुझे चीखने और चिल्लाने और ब्यूरोक्रेसी से लड़ने का मौका नहीं मिलता अगर ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में होती। ये कंट्रोल खुद नहीं कर पा रहे यार। एक डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट को ठीक करना या उससे काम लेना, ये कौन सी बड़ी बात है? एक तहसीलदार से काम लेना, लीगल काम लेना है, वो उसकी सैलरी लेता है यार। ये कोई अंग्रेजों का माहौल नहीं है, यहाँ पर कोई तानाशाही नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र है और चुनी हुई सरकार के पास इख्तियार है। अगर वो लोग काम नहीं करते हैं उनको करवाया जा सकता है, ये ताकत। मैंने कल भी कहा था, किसी ने कहा आप सरकार के साथ हैं, आप उमर अब्दुल्ला के साथ हैं, मैंने कहा नहीं, मेरे पास आवाम की पावर है, मेरे पास, मैं पावर से काम करूंगा। मुझे जनता ने चुना है, मुझे एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, मैं वोट की ताकत से आया हूँ और मैं काम करवा सकता हूँ। लेकिन कहीं पे प्रॉब्लम है, टेंडरिंग का प्रोसेस किसने करवाना है? वो इन लोगों ने करवाना, पैसा रिलीज कब करना है इन लोगों ने करवाना है। अरे जो पैसा जब टेंडर हो जाता है ना, वो काम भी नहीं होता 50% वाला, वो पैसा भी निकल नहीं पाता है ट्रेजरी से, लेकिन उसके बाद जो सेविंग में होता है उसके भी टेंडर आज तक मैंने नहीं होते हुए देखे हैं। ये फेलियर जम्मू कश्मीर का है और इससे गरीबी की उरूज जो है वो उसकी सतह जो है और बढ़ रही है। इन्होंने पॉलिसी नहीं लानी है जम्मू कश्मीर के नौजवानों की खस्ता हालत को सुधारने के लिए, इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, दावे के साथ बता सकता हूँ, जिस दिन आवाम जाग जाएगी और जो आवाम इस वक्त परेशानी का शिकार बनी है, ये गुनहगार हैं कुछ लोग जो जानते हैं कि ये इन लोगों का काम नहीं है या ये लोग नहीं कर सकते, उनकी खामोशी जो है मेरे को तकलीफ पहुंचा रही है। वरना महराज का काम भी सियासत का नहीं होता। अगर यहाँ हॉस्टल बेहतर होंगे, एजुकेशन बेहतर होगी, सड़कें बेहतर होंगी, करप्शन नहीं होगी, महराज सियासत नहीं करेगा। बीजेपी कहती है कि ये सरकार गिरने वाली है। देखिए, बीजेपी खुद गिरने वाली है, उनका क्या भरोसा। उन्हें लगता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने जो है वो पिलर दाग दिए हैं। वो खुद ये मान लें कि वो 400 का सपना देख रहे थे, 240 पे अटके हैं। और जिस तरह पे वो राजनीति देश के अंदर कर रहे हैं, धर्म के नाम पर और दंगे के नाम पर राजनीति हो रही है, इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। लोग जवाब देंगे। जिस मुकाम पर राम मंदिर बना, वहाँ के हिंदू ने इनको जवाब दिया। और जिस हिंदू धर्म के नाम पर, यार ये हिंदुओं का भला नहीं कर पा रहे, 12 साल से कह रहे हैं हिंदू 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 हिंदू, उन हिंदुओं का भला करें ना। जम्मू के अंदर हिंदू इस वक्त परेशान है, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे इलाके के अंदर हिंदू परेशान है, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? उसको रोजगार क्यों नहीं दे रहे? अरे कश्मीर के अंदर यहाँ पर पूरा एक माहौल बनाकर दुनिया को बताएंगे, हर प्रोग्राम में बताएंगे हमने 370 तोड़ा। यार तोड़ा आपने, राम मंदिर बनाया, ये चीज़ें पुरानी खत्म होगी। आप बताओ उससे फ़ायदा क्या हुआ यार? तुमने कहा आतंकवाद खत्म होगा, नहीं कर पाए। इस वक्त भी मुझे परेशानी में बाहर नहीं निकल सकता हूँ। अगर तुम ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, अभी मुझे बताइए, एक मैसेज मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को देना चाहता हूँ। इस वक्त नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, पता है, लेकिन वो लोग भी पकड़े जाते हैं जिनके पास इतना वो कुछ ड्रग्स होता है। मैं नौजवानों को बताना चाहूँगा कि आपके एक एक कदम पे एजेंसीज की नज़र है। आप इससे हट जाइए, इससे दूर रहिए और इस भरम में मत रहिए कि आप पकड़े जा रहे हैं, आपको कोई पकड़वा रहा है। अरे ये एजेंसीज के लोग हैं जिनको पता है इतना सी चीज़ कहाँ से इनको मिलती है ना, और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनकी बिल्डिंगों को ख़त्म किया जाता है। ये तरीका अच्छा नहीं है। मानते हैं इसको? बिल्कुल मैं मानता हूँ, और नौजवानों को भी इसमें परहेज़ करना चाहिए और इस चीज़ से बाज आना चाहिए। अरे हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, कोई भी है, ये नशे से आप प्रॉपर्टी बनाकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर नहीं कर सकते। और आप इस नशे से जहर को बेचकर अपने घरों को अच्छा बनाना चाहते हैं, और आप पे निगाहें इनकी हैं। आपकी वजह से आपका परिवार परेशान है, इलाके के लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, और ये लोग जेलों में डालने के लिए आपको मिनट भी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इनको जेलें भरनी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जेलों को और भराया जा रहा है, और हमारा नौजवान इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। और नशा बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, रॉयल फैमिलीज़ के, और इस नशे के काम को कोई भी कर सकता है। मैं चाहता हूं कि इससे बाज आ जाए। नौजवानों को मेरी तरफ से एक फ्री सजेशन है, आपके चप्पे चावर बेचने वाले यही लोग हैं जो आपको पकड़ रहे हैं।
नहीं, मतलब कैसे पता है आपको ये चीज़ है? बिल्कुल। मतलब इनकी नोटिस में ऑलरेडी है, और जिन लोगों को इन्होंने कुछ करना है, जैसे मेरे खिलाफ केसेस तैयार किए गए, मुझे अरेस्ट करना था, मुझे जेल के पीछे डालना था, इसलिए वो सारे कागजात तैयार किए। ये वही काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़े लेवल पर। ये आता कहाँ से? यहाँ तो उसकी खेती होती नहीं है। ये आता कहाँ से है, कैसे यहाँ कश्मीर के अंदर पहुँचता है, जम्मू के अंदर पहुँचता है, कैसे नौजवानों तक पहुँचाया जा रहा है, उस चीज़ को देखना चाहिए, और नौजवानों को इससे बाज आना चाहिए, और उन लोगों को जो इसकी बिक्री कर रहे हैं उन लोगों को बाज आना। नाजिया इलाही का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, एज अ मुस्लिम आप क्या कुछ कहेंगे उस बारे एज ए इंसानियत में आपको कहूँगा, किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। और जो देखिए, ये कुछ लोग टीआरपी लाइन, मुझे उनसे बात नहीं करनी, मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसको आप जितना आप उछालोगे उतने। देखिए, ये मुद्दा नहीं है। हम अपने ईमान पे, अपने धर्म पे पुख्ता बैठे। पहले हम नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, वज़ू करते ही नहीं हैं, गुस्ल करते ही नहीं हैं, शराब में हम लतपत हैं, ज़िना में हमारा आम तरीका चल रहा है, अय्याशी सरेआम हो रही है। धर्म के नाम पे उसने क्या बोल दिया, हमें जोश आ जाता है। फिलहाल वो कीजिए ना जिस काम के लिए हमको भेजा है। अरे इंसानियत के लिए खड़े होने की ताकत नहीं है, जालिम के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं है, और आप कहते हैं हम ईमान वाले हैं। कौन सा ईमान, कौन सा धर्म? अरे ईमान, इस्लाम, धर्म वो चीज़ें होती हैं जहां हमें बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है जालिम के खिलाफ खड़ा होना है। वो मैंने सीखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक छोटी सी है, छोटी सी ज़िंदगी है। उन्होंने दुनिया पर कोई राज नहीं किया, उन्होंने अपने परिवार के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी वो मुझे सिखाया है। उन्होंने हमसायों के साथ क्या सलूक किया वो मैंने सीखा है। उनका दूसरों के साथ, गैरों के साथ क्या था तरीका वो मैंने सीखा है। उनको जब मुश्किलें आई, उन मुश्किलों में उन्होंने क्या किया वो मैंने सीखा है। और हमें उस चीज़, उस जिसके पीछे, जिस पे हमने ईमान लाया है, जिसके लिए दुनिया कायनात बनी है, और उसने जो मुसीबतें झेली हैं वक्त वक्त पे, वो सिर्फ हमें सिखाने के लिए। एक छोटे से खित्ते में, एक मक्का और मदीना में एक ज़िंदगी उनकी घूमी है। छोटी सी उम्र का एक हिस्सा है, और उस उम्र में जो उन्होंने किया है वो हमारे लिए सबक है। और उनकी ज़िंदगी से हमने तो सबक कभी लिया ही। बेशक। उन्होंने जो कहा, इस्लाम क्या है, नमाज बुरे कामों से रोकता है, दाढ़ी टोपी, हमारी बुराई, सूदी कारोबार तो आम है, वो तो सऊदी अरब में भी हो रहा है। अरे ये चीज़ें नहीं है। धर्म, किसी ने क्या कहा आप उसके पीछे पड़ जाएगा। हमने तो धर्म की धज्जियाँ उड़ा दी, धज्जियाँ उड़ा दी। आप मुसलमान हैं, किसी भी एंगल से हम हैं। अरे मुझे कोई बताए ना, ये धर्म, मैंने कहा कि धर्म को पहले पढ़िए, उस पर चलिए, मुझे लगता है कि फिर माहौल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसने क्या बोला, अब उसके खिलाफ क्या करेंगे? अरे फिलहाल हम खुद तो धर्म को मानने वाले तो कम से कम बने। बस ये नहीं बोलना है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, वो हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदू धर्म हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि इंसानियत का कत्ल हो। इंसानियत के लिए देखिए, हमारा धर्म ये सिखाता है किसी के धर्म को ठेस ना लगे, किसी भी गैर हो या अपना, उसका दिल नहीं तोड़ना है, उसका दिल नहीं दुखाना है। अरे ये तो जान लेने तक उतर आते हैं कि फलाने कहाँ लिखा है कुरान में फलाना। हाँ, जुल्म और जालिम, जहाँ जालिम है वहाँ हर आदमी को खड़ा होना है, और हर धर्म कहता है। और अगर कोई ताकतवर मजलूम पे जुल्म करता है, हर धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, कोई भी धर्म ले लो, उनको तो जालिम के खिलाफ तो खड़ा होना है, और उसके खिलाफ तो ऐलान जंग है। अरे आप बोलोगे नहीं खाली मुसलमान है वो इस रास्ते पे, ऐसा नहीं है। देखिए, धर्म को छोड़ के आप अपने धर्मों पे पाबंदी से रहिए, सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। किसने क्या बोला मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। अलबत्ता जो मैंने आपको कहा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बर्दाश्त की कुव्वत कब तक आपकी बरकरार रहेगी अगर इसी तरीके से निज़ाम चलेगा? काम शाम अगर लोगों के नहीं जब तक जिंदा हैं तब तक अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएंगे। जब आग लगी थी तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर जा रही थी। उसे किसी ने पूछा कि आपसे ये आग कैसे बुझेगी? उसने कहा अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रही हूँ, है ना। वही बात मेरी है, मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। पूरी ताकत के साथ आवाम के मुद्दे उठाऊंगा और मजलूम के साथ जो जुल्म हो रहा है उस जालिम के खिलाफ आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। इसके अलावा अपना क्या है? जब तक जिंदा है तब तक दुनिया के अंदर इंसान, देखिए मैं वो आदमी हूँ, मैं आज़ाद साहब से जब मिला तो उन्होंने कुछ बातें कहीं, कुछ सीखने का मौका मिला। मैंने उससे कुछ पूछा, मैंने कहा कि आपको जाना चाहिए था वापस पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने कहा मना, हम नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ बातें जो आज़ाद साहब को शायद ये पहुंच भी जाए, मैंने उनसे एक चीज़ सीखी, क्योंकि वो आज की उम्र में वो पुरानी बातें याद कर रहे थे कि मैंने अपने दौर में ऐसा किया, मैंने अपने वो दौर में वैसा किया। मैं कहता हूँ कि हमारे में इतने लोग ऐसे हैं कि जो बुढ़ापे में खुद को कोसते हैं। जब उम्र ढल जाती है, जब टांगों में हिम्मत नहीं होती है, ज़ुबान में वो लहजा नहीं होता है, तो फिर उस उम्र में हम कोसेंगे कि हमने जवानी में ये नहीं किया, ये हमको ये करना चाहिए। इसलिए मैं नौजवानों को कहता हूँ कि मौका आज है,
इस उम्र में करो ताकि बुढ़ापे के अंदर आप अपने ज़िंदगी को पीछे जब देखेंगे तो फ़ख्र महसूस करेंगे। और आज़ाद साहब जब कह रहे थे, मैं सुन रहा था, मैंने कहा कि जब उम्र इस मुकाम पे पहुंच जाए, पुरानी बातों को जब याद किया जाए तो इंसान को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मुतमईन होना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा किया। तब जाके वो बुढ़ापे के अकेलेपन को वो महसूस नहीं कर पाएगा, उसे फ़ख्र होगा। तो वैसी ज़िंदगी हर आदमी को गुजारनी है कि जवानी के अंदर जवानी में कुछ ना करे, फिर बुढ़ापे में खुद को कोसे। महाराज वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है। कुछ चीज़ें हैं इंसान मरते दम तक सीखता है, और आपको भी सीखना चाहिए। मुझे अपने हिस्से, आज हम चलते फिरते हैं, आज जवानी के अंदर हैं, जवानी कहीं सही काम पे लग जाए, लोगों की बेहतरी के लिए लग जाए, ताकि आने वाले वक्त में खुद भी याद अच्छे से करें और लोग भी हमें याद अच्छे से करें। खैर, इन फिजाओं को देखकर, डल लेक के नज़ारों को देखकर और इस खामोशी को देखकर क्या कुछ कहेंगे आखिर में? ये डल लेक वही है जहाँ मुग़ल भी देखकर इसे गए हैं, लेकिन आज कब्रिस्तान में दफन हैं। बहुत दुनिया आई जिन्होंने इस डल लेक कश्मीर की इस खूबसूरती को देखा है। ये बात अलग है कि इस जगह से, इस मुकाम से इसका नज़ारा नहीं हुआ होगा, ये जगह बाद में बनी, लेकिन ये डल की खूबसूरती बिल्कुल ऐसी की ऐसी रही होगी। उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन दुनिया वो लोग नहीं रहे, ये डल अभी भी है। तो ये समझ लीजिए आप कि कश्मीर में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको ज़िंदगी के बारे में बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा। और अगर आप गहराई से अपनी ज़िंदगी की कीमत को नहीं समझेंगे तो उन लोगों को याद करिए जिन्होंने वहाँ चार चिनार देखा होगा। जब ये पौधा था वो लोग नहीं, हो सकता है किसी ने इसको पानी भी दिया होगा इस डल से उठा के, आज ये हम चार चिनार कहते हैं। तो यही है ज़िंदगी, हमने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी निभानी है और आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ के जाना है। और दुनिया के अंदर जिस मकसद से बनाया है इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए, हर धर्म कहता है, और हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, हमें तो इंसानियत के लिए बनाया है। और ये चीज़ें हमको समझनी चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, कोई भी धर्म है, देखिए आप सुन लीजिए बार बार, मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी मखलूक है उसको बनाने वाला मेरा रब है। जब उसने भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं? इस्लाम किरदार से फैला है, किरदार से। ताकत से कोई भी चीज़ अब आज तक दुनिया में कोई काबिज नहीं हो पाया। अमेरिका इतना बड़ा ताकतवर, इजराइल इतना बड़ा ताकतवर, ईरान के पास नेवी ख़त्म, एयरफोर्स ख़त्म, लेकिन सोच और जज्बा और ईमान उन लोगों का देखिए, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। न यूरेनियम के साथ डील हुई, न वहाँ पे तख्ता पलट की बात हुई, लेकिन अगर हारा है तो हिम्मत, अमेरिका और इजराइल हार बैठा है। वो लोग हिम्मत नहीं हारे, उनकी यकजहती को सलाम, उनको सलाम। और ये इंसानियत है, ये धर्म है, उस पर खड़े रहना, अटल रहना, जालिम के सामने झुकना नहीं। मजबूर हो जाता है, उसके साथ अल्लाह की मदद होती है। वरना ईरान के साथ इस वक्त कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? अरे ईरान के साथ रब खड़ा था, क्योंकि वो मजलूम थे, निहत्ते थे। वहाँ गाज़ा के अंदर धांधली हुई, दुनिया का सबसे ज़्यादा बारूद बरसाया गया, लेकिन वो नस्ल ख़त्म नहीं हुई। ताकत के दम पर आप दुनिया नहीं जीत सकते। और इस्लाम जो है ताकत से नहीं फैला है, ये किरदार से फैला है। मुसलमानों ने अपना किरदार खो दिया है, उस किरदार को वापस लाइए। ईमानदारी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। बेईमानी का अंबार है जिससे हम भाग रहे हैं। पैसे की हवस है, मकसद पैसा है। दुनिया के अंदर बेहतरी करने की सोच नहीं है। मुझे किसी ने कहा था कि 10 लाख का सूट पहनने का मन करता है, 10 लाख। अच्छा। मैं भी नेता बनना चाहता हूँ। मोदी जी के शौक बड़े बड़े लोगों ने पाल रखे हैं ना, नेता बनो, 10 लाख के सूट पहनो। अच्छा। तो मैंने उसे कहा, अगर आपका मकसद पैसा है तो राजनीति आपका काम नहीं, फिर बिजनेस कर लीजिए। ये लिल्लाहियत के लिए यहाँ पर आओ। पैसा देखो, मकसद सही रखो, पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर लोग ऐसे हैं कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ना पैसा मिल रहा है, ना ज़िंदगी मिल रही है, ना मकसद। मकसद तो है ही, जो पैसा मकसद था, ना वो खा पा रहे हैं, ना वो जी पा रहे हैं। मकसद सही रखे, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। और मैं वो शख्स हूँ, मैंने ईमानदारी से आवाम का पैसा आवाम तक पहुँचाया। जो आवाम की अमानत थी उसमें मैंने खयानत नहीं की, पहली। और अब मजलूम के साथ खड़ा होने की ताकत रखता हूँ और अपने मकसद पे अटल हूँ। मतलब मुझे वहाँ जाना है, बस इसके अलावा मैं कोई डर खौफ नहीं रखते। आप मकसद एक ही रखा है ना, उस पर चल रहा हूँ। और 12 साल मैं सिर्फ अंधेरे में चला हूँ, अंधेरे में। मुझे ये नहीं पता था कि सामने खाई है कि क्या है। रोशनी की किरण, एक उम्मीद की किरण 12 साल के बाद मुझे दिखी थी, जब मैं डीडीसी का चुनाव जीता था। 12 साल मैंने इस काम को किया है। लोगों को लगता है सीधा एमएलए बन गया, सीधा डीडीसी बन गया, सीधा पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया, सीधा दड़ा है। मेरे अलावा दुनिया है। जो भी काम करना है शिद्दत से करिए, मकसद से करिए,
और उसमें हवस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हवस होगी तो ना आपको दुनिया में कामयाबी मिलेगी ना आखिरत में। और मैं दावे के साथ बता सकता हूँ इन कामों को महराज ने किया, दुनिया को कदमों में देख रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। और इसका वादा मेरे रब ने किया है, लिल्लाहियत के लिए काम करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और इंसानियत को बेहतर देखना ये हमारा फ़र्ज़ है। बहुत